हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और न्यूज़ है। वैसे तो ये न्यूज़ फरवरी की है क्योंकि बजट में इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इन द मिड ऑफ जुलाई इसके जो फंड्स का एलोकेशन होना था उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यानी कि जो बजट में इसको फंड्स डिसाइड किए गए थे इसके लिए, वो फंड्स अब कैबिनेट ने रिलीज़ करे हैं। कैसे होते हैं वो फंड्स रिलीज, या फिर कौन सा उसमें मेथड लगता है, वो आपका पॉलिटी का पार्ट है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जब आप पढ़ेंगे कैबिनेट कैसे फंड्स रिलीज करता है, ठीक है, वो आपका वहाँ का पार्ट है। लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इस न्यूज़ के इस स्कीम के ऊपर काम चलेगा, ठीक है। जब तक फंड्स नहीं मिलते तब तक काम नहीं होता, राइट? हाँ, तो ये न्यूज़ आ गई है। अब इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आपके ऊपर डायरेक्ट किसी स्कीम का या पॉलिसी का या फिर कोई भी सरकार अनाउंसमेंट करती है कि हम कोई रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक, आपके जो भी स्कीम है इसकी बेसिक डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। किन के लिए स्कीम आ रही है, इसका फंड क्या है, इस स्कीम की जो इनपुट हैं वो क्या हैं, ठीक है। जैसे इसमें है कि 36 स्कीम्स को मिक्स कर दिया गया है, एक तरह से अमेलमेट कर दिया है। 11 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना कॉर्पस फंड इन्वॉल्व होने वाला है, ये सब जो बेसिक डिटेल्स हैं, एक तो वो है। दूसरी, आपको एप्लीकेशन, इस स्कीम की जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर इफेक्ट करती है और इनडायरेक्टली कहां पर जाके इफेक्ट करती है। डायरेक्ट ये फार्मर्स के लिए है, सिंपल सी बात है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है कृषि के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के अलावा इन्वॉल्व होने वाली हैं, तो आपको डेरिवेटिव भी आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी आना चाहिए, और आपको मेन इशू जो है, मेन पॉइंट्स जो हैं, आपकी डिटेल्स जो हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। वी विल डिस्कस बोथ दीज टुडे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपकी न्यूज़ है, ये मैंने द हिंदू से लिया है ना। इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 24,000 करोड़ का फंड है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी मिनिमम एक राज्य से, एक स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट होगा। ये भी एक अलग डिटेल है बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, कितने फार्मर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये आपकी डिटेल इंपॉर्टेंट है। ये 24,000 करोड़ जो है ये हर साल के लिए है, 6 साल के लिए। ये दोनों डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कितनी स्कीम्स इसमें मर्ज करी जा रही हैं? 36 स्कीम्स इसमें मर्ज करी जा रही हैं और 11 मिनिस्ट्रीज डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना। ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। और इसको मतलब मैं अच्छे से बोल रही हूँ कि याद करने हैं, वरना बैठ के रट्टा मारना है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको लर्न करने हैं। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि ये काम कैसे करेंगे, राइट। ये पीआईबी का अनाउंसमेंट जो था वो है प्रधानमंत्री धन। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, धन का मतलब होता है मनी, है ना, इनकम, पैसे, है ना, आपकी लाइवलीहुड जो आपकी है। धान्य जो है ये हिंदी वर्ड है भी और नहीं भी है, ठीक है। कन्नड़ वर्ड है। धान्य का कन्नड़ में मतलब होता है ग्रेन। क्या मतलब होता है? ग्रेन। ये वहां से लिया गया है। आपने इस, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही शब्दों में आपने ये भी सुना होगा, श्री अन्न, है ना। अन्न किसको बोलते हैं? ग्रेन को बोलते हैं। ये भी प्राइम मिनिस्टर ने कन्नड़ से ही लिया था, सिरी धान्य। कन्नड़ में सिरिधान्य बोला जाता है। किसको बोला जाता है सिरिधान्य? कन्नड़ में सिरिधान्य बोला जाता है मिलेट्स को, है ना, मिलेट्स को बोला जाता है। 2023 इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स था। यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इंडिया ने भी इसको एज अ ईयर ऑफ मिलेट्स ही प्रोपगेट किया, ठीक है। 2023 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त जो थी, वो आज भी वही हैं, उस वक्त क्या कौन थी? निर्मला सीतारमण जी थी, ठीक है। उन्होंने बजट में मिलेट्स के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह थी, जो भी एलोकेशन फंड्स हुए थे, जब वो उसको डिस्क्राइब कर रही थी तो उन्होंने श्री अन्न बोला था। और उसके नेक्स्ट जो मन की बात आई थी उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया था कि मैंने ये श्री अन्न कहाँ से लिया, ये भाई कन्नड़ लैंग्वेज से लिया है। श्री अन्नम, श्री धान्यम बोला जाता है वहाँ पे, ठीक है। श्री धान्य या श्री धान्यम ये बोला जाता है। उसका एक तरह से हिंदीफाई वर्ड है श्री अन्न, ठीक है। श्री का मतलब क्या होता है? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। श्री का अन्न होता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो धन, धान्य, ये धान्य वर्ड वहां से आया है ग्रेन्स के लिए, और धन का मतलब होता है मनी या फिर इनकम। समझ में आ गया, है ना।
मनी की बात हो रही है, आप पैसा कमाएंगे अपनी एग्रीकल्चर से, इसका सिंपल सा मतलब वही निकलता है ना, कृषि आपकी एग्रीकल्चर है ना, योजना। ओके, चलो पढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है? गवर्नमेंट की नई स्कीम है, यूनियन बजट 2025-26 यानी कि 1 फरवरी 2025 को ये अनाउंस की गई थी। ठीक है, बजट कब आता है? ठीक है, धन धान्य का मतलब होता है वेल्थ एंड ग्रेन्स, प्रॉस्पेरिटी फूड इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। आप जो फार्मलैंड में पैदा कर रहे हैं, जो खाना आप बना रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं फार्मलैंड्स में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, उससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं उसके ऊपर फोकस्ड है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये नई स्कीम नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज से पहले देखा ही नहीं गया। इस स्कीम का बेसिक फाउंडेशन है जो ऑलरेडी स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं उनको मर्ज करके एक अम्ब्रेला क्रिएट किया गया है। ठीक है, ओके, डिटेल में देखते हैं। इसका काम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना, पर हेक्टेयर जो इंडिया में यील्ड है ना, उसको इंक्रीज करना है। सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करना है। सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, हम फर्टिलाइजर्स जो हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, उसको कम करना चाहते हैं। जो पेस्टिसाइड्स, अपन वीडीसाइड्स, ये जो दवाइयाँ छिड़कते हैं ना, ये जो डालते हैं, हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो, मिनिमाइज हो। वो तो ड्रीमलैंड होगी अगर जीरो हो जाएगा तो, ठीक है, लेकिन हम सस्टेनेबल फार्मिंग इसी के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, है ना। हम वहाँ बढ़ना चाहते हैं कि हम शुद्ध खाना खाएं, राइट। और कितने फार्मर्स को इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा? 1.7 करोड़ फार्मर्स। ये नंबर आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, 17 मिलियन आपको नंबर याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। राइजिंग डिस्ट्रेस, ये क्यों किया गया है? क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत सब्सिडीज दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में अभी भी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। लास्ट टाइम कब वो क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, ऑलमोस्ट एवरी डे अपन को ये न्यूज़ देखने को मिलती है कि कहीं पे फार्मर्स ने कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है, या फिर कहीं पर कोई और शोषण हो रहा है, जो एमएसपी रेट्स हैं वो नहीं मिल रही हैं, है ना, फेवरेटिज्म होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी स्कीम्स, इतनी सब्सिडीज गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और हमेशा से है, ये कोई एक या दो की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही है। फिर भी उन तक जो लास्ट में जो फार्मर्स को हेल्प चाहिए होती है, उन तक वो चेंज नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये क्रिएट किया है स्कीम। जो फ्रेगमेंटेड स्कीम्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ऑलरेडी जितनी सारी स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उनको कन्वर्ज किया है। कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है? उन सबको एक ब्रैकेट में लाए हैं, तो जिसका जो बेनिफिट है ना, अलग अलग स्कीम से जो बेस्ट चीज़ें हैं हमने एक्यूमुलेट कर ली और इस स्कीम में फिट कर दी हैं। ठीक है, चलो फिर है, ठीक है, यूनियन बजट। ये वाली जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसके कारण मैं आज आपको ये न्यूज़ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इन जुलाई। अब ये जुलाई भी जो है वो मैं बता देती हूँ, 19 जुलाई की न्यूज़ है, और कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जिसके कारण अब ये न्यूज़ आपके लिए, ये स्कीम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। कैबिनेट तो अप्रूवल देता रहता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, फंड्स एलोकेशन होते रहते हैं। इसके लिए स्पेशल न्यूज़ क्यों बनी है? बिकॉज गवर्नमेंट्स फार्मर्स को, या फिर जो भी प्राइमरी सेक्टर है, वाई ओनली फार्मर्स, प्राइमरी सेक्टर को गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ लोग कम हो और इनकम ज़्यादा हो। तो उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन स्टेप है, इसलिए इसको कवर कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो अब ये दोनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं। 36 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स या एग्जिस्टिंग स्कीम्स या फिर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ जो भी फार्मलैंड से रिलेटेड हैं, उनको 11 मिनिस्ट्रीज़ को एक तरह से कंबाइन किया है। अब मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे ये 36 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स जो हैं, इनकी लिस्ट नहीं मिली। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई यहाँ पर कोई लिस्ट रिलीज़ होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट आता है, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बना दूंगी। बट ये आपको नंबर याद करने हैं। 36 एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स या एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, और इसमें डायरेक्टली 11 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये 11 मिनिस्ट्रीज की भी लिस्ट नहीं आई है, ठीक है, तो इसको अपन होल्ड करके चल रहे हैं। नंबर आपको लेकिन लर्न करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पॉइंट को छोड़ दो, ये ऐसे ही रहने वाला है, इसको लर्न करना है। दूसरा, आपका बजट में जो एलोकेशन वाला जो पॉइंट था, वो 24,000 करोड़ है हर साल के लिए और 6 सालों तक के लिए। 2025-26 पहला आपका ईयर रहेगा, 31-32 आपका लास्ट रहेगा, तो 6 साल हो गए, गुड। और ये क्यों किया गया है, ये मर्जिंग क्यों हुई है? ताकि ये कन्फ्यूजन को हटा सके। एक ही जगह पर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की बहुत सारी स्कीम्स रन कर रही हैं,
तो फार्मर को अल्टीमेटली कौन सी स्कीम का बेनिफिट लेना चाहिए, कौन सी का नहीं लेना चाहिए, उस तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, या पहुंचती है तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो सही फैसला कई बार नहीं कर पाते हैं, है ना। वो भाई डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, वो फैसला इन्फॉर्म्ड ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो एम्बिग्विटी है इसको रिमूव करने के लिए ये मर्ज किया गया है। दूसरी चीज़, रिसोर्सेज को बचाना है। बहुत सारी स्कीम्स रन करती हैं तो बहुत सारा फंड पब्लिक में निकलता रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा फंड फ्लोट करता है। तो अब वो फंड क्या होता है, कई बार तो फंड लैप्स हो जाता है, फार्मर्स उसकी बेनिफिट ले नहीं पा रहे हैं, तो वो फंड वापस जा रहा है, नहीं जा रहा है, उस लैप्स हो गया है। कई बार करप्शन भी देखने को मिलता है। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ मनी का ही नहीं, ये टाइम का रिसोर्स भी है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, फार्मर को कोई सी स्कीम का बेनिफिट लेना था, वो उसका ना लेके किसी और स्कीम के का बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल नहीं रहा है। इस दौरान क्या होता है, जो भी उन्होंने क्रॉप उगाई है अपने फार्मलैंड में, ठीक है, वो फार्मलैंड को नुकसान कर रही है या नहीं कर रही है। भाई लैंड को भी नुकसान होता है ना, आप सेम साइकिल अगर रिपीट करते रहोगे तो एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हट जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, तो उनको रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं मिल रहा है ना। कई बार क्रॉप साइकिल्स में इतना गैप हो जाता है कि लैंड फैलो हो जाती है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उन रिसोर्सेज को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। फार्मर को ये इन्फॉर्मेशन देना कि आपको कौन सी लैंड पे कब किस सीजन में कितनी और कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, ठीक है, उसमें कितना पानी लगेगा, कितना उसमें मैन्योर लगेगा, फर्टिलाइजर जो भी है, जो भी आपकी केमिकल्स लगेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन भी कई बार उन तक सही नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि वो सही स्कीम को अप्रोच ही नहीं कर पाते। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए ये एक स्कीम लाए हैं, राइट। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको ये वर्बैटिम याद करने हैं। इसके अलावा 3 ऑब्जेक्टिव्स और हैं, पर वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन्हीं के बारे में बताया भी गया था, बजट की स्पीच में भी इन्हीं को एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले इस स्कीम में ध्यान दिया जाएगा कि स्टोरेज, आपने हार्वेस्ट कर लिया, भाई क्रॉप उगाई और उसकी साइकिल पूरी हुई, अब आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, भाई कटाई हो गई, ठीक है, अब उसका करें क्या। ऐसा तो है नहीं कि हर गांव में कोई छोटा मोटा मंडी का एरिया है और वहां पर जाके फार्मर उसको सेल कर सके। कई बार फार्मर जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, है ना, इनफैक्ट कई जगहों पे मीडियम फार्मर्स भी ऐसे हैं जिनके पास में वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी क्रॉप को, जो रेडी हार्वेस्टेड क्रॉप है, उसको लेके मंडी तक ले जा सके या जो भी सेलर हैं वहां तक ले जा सके, नहीं पॉसिबल होता है। तो अब उसका स्टोरेज उस फार्मर के पास अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्रॉप खराब हो जाएगी। पेरिशेबल होता है, खाना पेरिशेबल होता है, राइट। वो क्रॉप खराब हो जाएगी, तो अगर वो क्रॉप खराब हो जाएगी तो उसकी कीमत घट जाएगी। कई बार तो बिल्कुल पैसे नहीं मिलते अपने पास, अपन को देखने को नहीं मिलता है। कहीं के भी कोई फार्मर्स होते हैं और वो सड़कों के ऊपर बस टमाटर फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि उनके इतनी ज़्यादा उनकी प्राइस गिर जाती है। पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है तब टमाटर, एक्सट्रीमली पेरिशेबल, ठीक है, 2 दिन में खराब हो जाएगा। और इसके लिए तो मतलब कोल्ड स्टोरेजेस की ज़रूरत है, राइट। तो फेंक के चले जाते हैं कि कोड़ियों के भाव बिक रहा है मंडी में, तो फिर इससे बढ़िया तो मैं फेंक ही दूं। और ये प्रोटेस्ट का ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होता है। प्रोटेस्ट का तरीका ही नहीं है सिर्फ, दिस इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। और बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिला है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो स्टोरेज फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट, इरीगेशन, कौन सी क्रॉप में कितना पानी लगना है, कैसे पानी देना है, ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बारिश हो रही है और स्प्रिंकलर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि फार्मर जो है उसको उसने जानबूझ के पानी वेस्ट करना है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होना कि क्या जो मैंने क्रॉप उगाई है उसके लिए वो पानी पर्याप्त है। क्योंकि कुछ फार्मर्स हैं जो ड्रिप सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं करते हैं कि एक बूंद से पानी काफ़ी होता है क्या। जी हाँ, काफ़ी होता है। तो उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम भी इस स्कीम में होगा, क्योंकि वाटर को, इरिगेशन को इसमें सेपरेटली एड्रेस किया गया है। ये सिर्फ फार्मर के लेवल पर ही नहीं है, ये अदरवाइज भी एक बड़े लेवल तक भी है कि कहीं पर कोई नहर की अगर ज़रूरत है, एनिकेट बनाने हैं, छोटा मोटा आपको पानी का जो स्टोरेज है वो क्रिएट करना है। बहुत गांव में जैसे हमारी तरफ तो कुछ और बोलते हैं, पर हर गांव में ऑलमोस्ट एक ऐसा एरिया होता है जो गवर्नमेंट लैंड होती है, ठीक है। और जनरली उस गवर्नमेंट लैंड में जो ये नहीं होते हैं जिनके पास में शीप रेयरिंग करते हैं, कैमल रेयरिंग करते हैं, ठीक है, तो वो उनको अपने जानवरों को घुमाने ले जाते हैं, वो वहाँ पर खाना वाना भी खाते हैं, थोड़ा देर वहाँ स्टे करते हैं, फिर वो वापस अपना चक्कर काट के अपने एरिया में चले जाते हैं, अपनी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट लैंड है, क्या वहाँ पर पॉन्ड्स बनने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ईजी और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है वाटर स्टोरेज करने का भी और वाटर को फ्यूचर यूज़ के लिए इंश्योर करने का भी, वाटर हार्वेस्टिंग का भी, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर एड्रेस होगी। थर्ड पॉइंट है क्रेडिट। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, और स्मॉल फार्मर्स का तो बहुत ज़्यादा शोषण होता है, मीडियम फार्मर्स में भी देखने को मिला है। डायरेक्ट बैंकिंग से कई फार्मर्स आज भी एंड मिलियंस में नहीं जुड़े हुए। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसके बाद में भी अभी भी गैप है।
तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपको फार्मिंग ऐसा तो है नहीं कि भी तिजोरी में डाल रखा है सामान और बस उसको निकाल दिया और अपन ने एग्रीकल्चर कंप्लीट कर ली और बस हो गया, काम चल जाएगा, अब साइकिल बाय साइकिल मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, मनी लेंडर्स के पास में जाते हैं, जो गांव का कोई सेठ होगा उसके पास जाएंगे, या फिर जो इनके मैं बताती हूँ आपको, जो आड़तियाज हैं पंजाब में, है ना, तो दे आर रिच पीपल, तो उनके पास जाएंगे, जो स्पेशली मीडियम और स्पेशली तो स्मॉल फार्मर्स जो हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स वाले फार्मर्स जो हैं वो जाएंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, हाई इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों से लेंगे, कोई भी गांव में कोई अदरवाइज पैसे वाला अगर है, थोड़ा सा रिच कैटेगरी में आने वाले लोग हैं तो उनसे लेंगे। उनका वहाँ शोषण होता है। क्यों होता है? एक तो उनको बहुत हाई क्रेडिट पे वो लोन मिलता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन बहुत ज़्यादा होता है, तो हर महीने उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट लिया जाएगा। कई जगहों पे वो अनएजुकेटेड होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो फिर उनको बताया नहीं जाता कि इतना तेरा लोन कंप्लीट हो गया है, अब तेरे को सिर्फ इतना ही देना है। आप लोगों ने मदर इंडिया मूवी देखी है ना? मदर इंडिया मूवी में ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई हुई है, एंड दैट वाज अ टाइम जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। आज भी है, कई जगहों पे है, लेकिन उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा। तो उस मूवी में जिस तरह से वो दिखाया है ना कि उसकी ज़मीन का हिस्सा लेता रहता है, तो एक तरह से सलामी स्लाइस पॉलिसी चलाते हैं, है ना, कि तू इतना पैसा नहीं दे पाया है, फार्मर को बोल देंगे और फिर बोलेंगे कि इस पैसे के बदले तू मुझे अपनी ज़मीन का इतना हिस्सा दे दे, फिर ये वाला पैसा मैं तेरा चुका मान लूँगा। और पीढ़ियाँ बीत जाती थी लोगों से, उनका लोन अमाउंट ही नहीं चुकता था। आज भी है, तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा है, लास्ट है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी अगेन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। हम चाहते हैं कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स या किसी भी टाइप की केमिकल जो मेडिसिन वगैरह हैं उनका यूज़ हो, है ना, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टारगेट है 100 डिस्ट्रिक्ट्स का, लेकिन 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचने के लिए एक कंडीशन है, एटलीस्ट हर स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना? तो अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट भी होगा तो टोटल 36 हो जाएंगे, ना? हाँ, हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर तो होना ही होना है, और ये नंबर कब होगा? जब आप हर स्टेट से एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट लेंगे, है ना। कहाँ ये रहा, एवरी स्टेट गेट्स एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो आपका बेयर मिनिमम है, और आपका टारगेट 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स तक आप पहुंचने का आपका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आपका ये है, लो प्रोडक्टिविटी, पर लैंड लेस क्रॉप, है ना, पर हेक्टेयर कितनी यील्ड हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट चेक किया जाएगा, स्टेट बाय स्टेट चेक किया जाएगा, ओके। जो सबसे कम जहां पर प्रोडक्टिविटी है उनको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। फिर है फ्यूअर क्रॉप साइकिल्स पर ईयर। कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पूरे साल में एक क्रॉप साइकिल ही होती है। मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल दे देती हूँ, चूरू वगैरह का जो या जो ड्राई झुंझुनू वाला एरिया है, या फिर आप वेस्टर्न राजस्थान की तरफ जाओ, वहाँ पर सिंगल क्रॉप सीजन है, कई जगहों पे तो सिंगल क्रॉप सीजन भी नहीं है ना। तो जहाँ पर कम क्रॉप सीजन है और आपको जहाँ बहुत अच्छे से पानी अवेलेबल है, जैसे सेंट्रल इंडिया हो गया, यूपी बिहार वगैरह ये वाला एरिया हो गया, वहाँ पर 3 क्रॉप साइकिल्स निकाली जाती है। पंजाब कई जगहों पे 3 क्रॉप साइकिल्स निकलती है, 4 क्रॉप साइकिल्स निकलती हैं, राइट। तो ये जो क्रॉप साइकिल्स आपको पता, जैसे राबी खरीफ और उसके बाद में जायद होती हैं, तो ये तीनों जहाँ पर निकल रही हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस कम दी जाएगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी भैया 3 क्रॉप साइकिल निकाल रहे हो, यू डू हैव सम काइंड ऑफ इनकम टू मैनेज योर सेल्फ। बट ऐसे फार्मर्स जहाँ पर क्रॉप साइकिल 1 है, या फिर कई जगह पे 0 ही है, या फिर अगर सेकंड क्रॉप साइकिल है तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, उन एरियाज को कंसिडर किया जाएगा। तीसरा, जो लोन एक्सेस है आपका, क्रेडिट वाला पॉइंट है ये, है ना, आपके पास में क्रेडिट एक्सेस नहीं है, या फिर बहुत कम अवेलेबल है, या फिर वो शोषण करने वाला क्रेडिट एक्सेस है, तो आपको कंसिडर किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना को भी ज्वाइन किया जा रहा है फॉर दिस वेरी रीजन। हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो कंट्री में, है ना, 100% पब्लिक फाइनेंस ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े, राइट। ये हो गया आपका। और ये जो बेस्ड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्यों किया जा रहा है? टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, इनकम इंक्रीज करेंगे, और सस्टेनेबिलिटी अगेन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, और लोकल फूड वैल्यू चेन जो है इसको स्ट्रेंथन करना है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ या अभी करूँ, क्योंकि बाद में भी इसका एक पॉइंट है, अभी करते हैं। चलो, फूड वैल्यू चेन क्या होती है? आपने कहीं पर भी फूड प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, अब ग्रेन प्रोडक्शन है ये, सॉरी प्रोडक्शन, ठीक है ना, आपका ग्रेन प्रोडक्शन हुआ, आपने फार्मलैंड से जो भी आपकी क्रॉप थी उसको आपने बीज डालने से लेकर उसका हार्वेस्टिंग हो गई, ये आपकी एक क्रॉप साइकिल है, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद में अब आप उस
जो आपकी जो क्रॉप है उसका आप क्या कर रहे हैं, वहाँ से आपकी आती है वैल्यू चेन, फूड वैल्यू चेन। कुछ एरियाज़ में आपने कभी वो देखे हैं, जैसे आपको नेशनल ज्योग्राफी स्पेशली डिस्कवरी साइंस वगैरह वाले जो चैनल्स हैं ना, उनके ऊपर देखने को मिलेगा। अमेरिका में, कनाडा में, या फिर इनफैक्ट वेस्टर्न यूरोप जो है वहाँ पर कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग होती है ना, ज़्यादातर कमर्शियल फार्मिंग्स ही होती हैं। और वहाँ पर देखने को मिला है कि जो फार्म्स हैं ना वो मैकेनाइज्ड हैं, ठीक है ना, मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, वही हार्वेस्ट करती हैं, वही उनमें पानी देने का काम करती हैं, वीडिंग वगैरह के काम भी वहीं से हो रहा है, रोटावेटर चलाते हैं, बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है। बट उनका एक काम है जो इंडिया से वो एक्स्ट्रा करते हैं। क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? इनफैक्ट इंडिया के जो कमर्शियल फार्मर्स हैं वहाँ पर भी वो काम बहुत कम देखा गया है। वो क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? वेस्टर्न फार्मर्स क्या करते हैं जो लोकल प्रोसेसिंग है ना वो वहाँ फार्म में ही कर लेते हैं। आपने क्रॉप को हार्वेस्ट किया, उसका बंडल बनाया, बॉक्स में डाला, पैक किया, उसको ग्रेड दी कि ये अच्छी क्वालिटी का है, मीडियम क्वालिटी का है, या फिर इसको बिल्कुल चारे के रूप में काम में लेना है, वो वहीं पर उसको ग्रेड करते हैं, ट्रक्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर वो चले जाते हैं अपनी जगह पे। ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, इसको कहते हैं लोकल प्रोसेसिंग। ये बहुत ज़रूरी है। इससे 3 काम होते हैं। पहला, आपने जो वेस्टेज होने का चांस है अपनी क्रॉप का वो नहीं लिया, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी अगर आपके पास में कम है, या फिर एक XYZ क्रॉप के लिए स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गए, ठीक है, ये बहुत हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। टमाटर हो गए, जो इंडियन ब्रीड का टमाटर होता है ना, देसी टमाटर जिनको अपन बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल, उनके दोनों तरफ खड्डा सा होता है ना। ये टमेटोज जो हैं इनकी पेरिशेबल जो टाइम पीरियड है वो बहुत लो होता है, वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो इनको स्टोर करके भी इनके ख़राब होने का एक रिस्क बना रहता है। इस तरह की क्रॉप्स के लिए आपके पास में ये लोकल प्रोसेसिंग अगर अवेलेबल होगी तो आपको स्टोरेज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। प्लस दूसरी चीज़, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आपने अपना फार्म तो मैकेनाइज कर लिया, ठीक है, लेकिन ये काम हाथों से ही होने वाला है। एटलीस्ट इंडिया जैसी जगह पे अभी भी ये काम हाथों से ही होगा। हम फार्म्स में रोबोट्स को इमेजिन नहीं कर रहे अभी, इनफैक्ट बाहर भी नहीं हो रहा ऐसा, ठीक है, वेस्ट में भी ऐसा अभी फार्म्स में तो नहीं ही हो रहा। तो इससे एक तो ये लेबर इंटेंसिव काम होता है, तो आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। तीसरा, इससे जेंडर पेरिटी बनती है। क्या बोला बोला मैंने? जेंडर बैलेंसिंग होती है, क्योंकि इसमें एक जगह टिक के काम करने का वो है, ये एक्टिविटी है, तो इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन भी पॉसिबल है। जनरली फार्मलैंड्स में जो हार्वेस्टिंग का काम होता है उसमें विमेन इन्वॉल्व होती हैं, और जो इस तरह की लोकल फूड प्रोसेसिंग होती है उसमें विमेन इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो एक जगह रहने का काम है ना। वजन उठाने का या फिर बहुत ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव वर्क है उसमें विमेन को प्रेफर नहीं करा जाता है। तो अगर ये अवेलेबल होगी फैसिलिटी, तो फिर विमेन के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, और इसका पेट्रियार्कल रीजन भी नहीं है, इसका फिजिकल रीजन ही है एक्चुअली, तो ठीक है, ठीक है, इंडिया जैसी जगहों पे पेट्रियार्कल रीजन भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इसका एक्चुअली फिजिकल रीजन है, राइट। तो लोकल फूड प्रोसेसिंग में आपको तीसरा पॉइंट, विमेन को भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये लोकल फूड चेन, फूड वैल्यू चेन वाला जो काम है ना, वो भी हम इस स्कीम से प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। अब ये काम कैसे करेगा? आपको ये दोनों चीज़ें याद, एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 लेवल में इंडिया में 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है। एक तो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, क्या बोलते हैं अपन, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, फिर होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और फिर होता है आपका लोकल बॉडीज़, यही बोलते हैं। ये लोकल बॉडीज़ जो हैं ये या तो रूरल होती हैं या फिर अर्बन होती हैं, ऐसा ही है ना। रूरल में क्या होता है, पंचायत होता है, अर्बन में क्या होता है, म्यूनसिपल बॉडीज होती हैं, ठीक है। विद पॉपुलेशन वो डिवाइड भी हो जाती है, भाई म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो अलग है, नगर निगम है, ये सब नहीं बोल रही मैं। अपन के पास में ये बॉडीज़ होती हैं, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल इसमें भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर जब लोकल बॉडीज़ आती हैं तो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में हम उसको रूरल और अर्बन में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर इसको डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिवाइड किया गया है, इतना ही फ़र्क है, ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति जो होंगी, भाई हर डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो समिति बनेगी, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कृषि समिति जो होंगी उसमें सक्सेसफुल फार्मर्स को पार्टिसिपेट कराया जाएगा, ताकि वो एज अ मॉडल दिखाए जा सकें बाकी फार्मर्स को कि इन्होंने ये डिफरेंसेस, ये चेंजेस अडॉप्ट किए तो इनको ये फ़ायदा हुआ। भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इज़ गुड ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है तो लोग इंस्पायर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए, एक तरह से मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो इसमें भी क्या किया जाएगा, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होंगे ना उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। और प्लान में क्या फोकस किया जा रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन।
जब एक लैंड के ऊपर आप एक ही क्रॉप की साइकिल कंटिन्यू करते हैं तो उस क्रॉप को मेच्योर होने के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो उस लैंड से बार बार उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को खींचता है, राइट। जब वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को बार बार खींचेगा तो उस लैंड में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो जब एक टाइम आएगा जब 4, 5, 10 साइकिल्स के बाद में वो वाली क्रॉप उस लैंड पे उगना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो तो लैंड से खत्म हो गए, है ना, और दूसरे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। तो फार्मर तक ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अब आपको इस क्रॉप को उगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉप ए को उगाने की जरूरत नहीं है, क्रॉप बी को उगाओ, क्योंकि क्रॉप बी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपकी लैंड में भरपूर मात्रा में है। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये साइकिल बाय साइकिल भी होता है, सीजन बाय सीजन भी होता है, और ये ईयर बाय ईयर भी होता है। ठीक है, क्रॉप की साइकिल कितनी लंबी है, कितने उसको मंथ्स लगते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है मैच्योर होने में, है ना, राइट। तो इसको कहते हैं ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। इससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और वाटर बैलेंस को, जो अंडर वाटर टेबल है, उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, गुड। फिर है वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, इसी का मैच्योर पॉइंट है। ठीक है, जब आप अपनी क्रॉप्स को स्मार्ट तरीके से हैंडल करेंगे तो पानी और जो ज़मीन का जो न्यूट्रिशन है, जो ऊपर का जो टॉप लेयर होता है जिसको अपन कहते हैं ना कि उपजाऊ ज़मीन है, वो चीज़ आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है सेल्फ सफिशिएंसी। हम इतना खाना पैदा करें कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। एक दिन ऐसा आए कि हमें खाना इंपोर्ट ना करना पड़े, कोई सा भी। ठीक है, जबकि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बासमती राइस है, वी आर लाइक द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ दैट, है ना, जीआई टैग भी है बासमती राइस को। तो लेकिन वो तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ठीक है 20 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी क्रॉप, कोई भी फूड प्रोडक्ट हमें कभी इंपोर्ट ही ना करना पड़े। उस लेवल तक जाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना, कि हमारा ये XYZ इंपोर्ट जो है वो कम हो। इससे क्या होता है, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिलता है, राइट। तो फूड सेल्फ सफिशिएंसी, ये कहाँ से आया है कॉन्सेप्ट? आपका आत्मनिर्भर भारत से आया है ना, आत्मनिर्भर किसान या आत्मनिर्भर कृषि। तो आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर भारत को अल्टीमेटली जाके सपोर्ट करेंगे, है ना। और लास्ट आपका पॉइंट है प्रोग्रेस मंथली चेक होगी। अब ये जो पॉइंट है ना, मुझे एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर यकीन नहीं आया था। मंथली आप किसी प्रोग्रेस को, किसी भी स्कीम की प्रोग्रेस को चेक कर रहे हैं, उसके लिए आपको उस तरीके का तंत्र चाहिए, है ना। बार बार आपको हर मंथ जो फार्मर्स आपसे कनेक्ट हुए हैं, 1.7 करोड़ फार्मर्स हैं, राइट, वो आपसे कनेक्ट हुए हैं, उनकी मंथली प्रोग्रेस चेक करना इट्स अ टीडियस जॉब। तो मेरा अजम्पशन ये है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसलिए आया है क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं, है ना। इसको बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, समितियों में भी फार्मर्स को इन्वॉल्व किया गया है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये क्रॉस चेक एंड बैलेंस रहने वाला है, फार्मर्स खुद एक दूसरे का ध्यान रखें और फिर बाद में उसको ऊपर रिपोर्ट किया जाए कि मंथली जो रिपोर्ट है वो ये है, ठीक है, और फिर वो बाद में रिपोर्ट टॉप पे जाएगी कि क्या ये स्कीम सक्सेसफुल है या नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आई थिंक ये वहीं से आया है पॉइंट, क्योंकि इसको इलेबोरेट नहीं किया मैंने किसी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर की या फिर किसी भी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर की, मैंने इसको एक्सप्लेन होते हुए नहीं सुना। ठीक है, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव थिंग, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि इंडिया में हम रिपोर्ट को रिव्यू भी करेंगे और वो भी मंथली रिव्यू किया जाएगा। क्रॉप साइकिल भी रिव्यू नहीं होगी, मंथली रिव्यू होगा। तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपेक्ट हम क्या चाहते हैं, हम एक्चुअली क्यों लाए हैं क्रॉप प्रोडक्शन। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, मोर फूड पर लैंड या मोर फूड पर हेक्टेयर। एक्चुअली तो ये मोर यील्ड पर हेक्टेयर होना चाहिए, पर ठीक है आप समझ गए अपन। वैल्यू एडिशन ये आपके प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, ठीक है ना। लोकल जॉब्स आपके प्रोसेसिंग होगी उससे क्रिएट होंगे, है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सेल्फ रिलायंस आपका आत्मनिर्भर वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये एक तरह से रिविजन हो गया आपका। ठीक है, इस स्कीम से क्या बेनिफिट है। अब ये वाला पॉइंट है ना, ये मैंने ये इसलिए ऐड करे हैं, ये 7 की पिलर्स हैं। न्यूज़ में भी ऐसे ही रिपोर्ट किया, जो मैंने द हिंदू, PIB, जिनसे भी मैंने ये न्यूज़ ली है, कई सारे सोर्सेज हैं, मैंने इसको एक्यूमुलेट किया है, उसमें हर जगह 7 की पिलर्स ही लिखा गया है। मिनिस्ट्रीज की तरफ से कोई 7 की पिलर्स नहीं दिए हैं, लेकिन क्योंकि ये मेंशन हैं और ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हैं तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके स्टोरेज से जुड़ा हुआ है ना, आपके जो मेगा लेवल के गोडाउन्स होने वाले हैं या फिर जो आपके कोल्ड स्टोरेजेस होंगे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, उनसे जुड़ा हुआ है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इरिगेशन और वाटर, आपके जो पानी की जितनी भी समस्याएं होती हैं फार्मर्स को फेस करनी पड़ती हैं, उससे जुड़ा हुआ है। क्रेडिट आपके फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना। इसका बहुत बड़ा पार्ट रहने वाला है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन,
क्रॉप साइकिल्स चेंज होनी चाहिए, क्रॉप्स चेंज होनी चाहिए, एक ही लैंड के ऊपर न्यूट्रिशन के बेसिस पे उस लैंड में क्या न्यूट्रिशन अवेलेबल है क्या नहीं है उसकी स्टडी होनी चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में पढ़ा है अपन ने, उसका पर्पस यही था कि हम सॉइल से पता लगाएं कि उसमें क्या अवेलेबल है, कौन सा न्यूट्रिशन है और कौन से क्रॉप को वो बेस्ट सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट आ गया। सस्टेनेबल फार्मिंग आपके नेचुरल और ऑर्गेनिक केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए है, जो हम चाहते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कम से कम यूज हो, वीडीसाइड कम यूज हो, पेस्टिसाइड्स कम यूज हो, है ना, तो ये उसके लिए है। उसके बाद में है एलाइड सेक्टर सपोर्ट और ये आपका फूड प्रोसेसिंग, ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। लोकल प्रोसेसिंग मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एफपीओज और एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको इन्वॉल्व करेंगे। जनरली ये जो होते हैं ये विमेन सेंट्रिक होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जनरली विमेन सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो विमेन एम्पावरमेंट वाला पॉइंट है वो जुड़ जाएगा। मान लेते हैं कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऐसा आ गया और आपको लिखने के लिए वर्ड्स कम पड़ रहे हैं तो ये चिपकाना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में है लोकलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी चेरीज का, टमेटोज का, है ना, तो वो वहीं पर उसको ग्रेड करके और डिवाइड करके साउथ ऑफ इटली जहाँ पर ये ग्रेप्स की वो होती हैं, फार्मिंग होती है, वाइन्स होती हैं, है ना, और इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी जो सुला वाइन्स हैं, है ना, उन्होंने यही फॉलो किया है। वो फार्मलैंड से ही सोर्स डायरेक्ट करते हैं और फार्मलैंड में ही फूड प्रोसेसिंग हो जाती है। उनको जो भी उनका वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ग्रेप्स वगैरह, उनको तोड़ के उनकी ग्रेड को डिवाइड करके उनको पैकेज करके और उनको जो क्रश करके जो एक लेवल जो है ना वो कंप्लीट करके ही फिर अपने ट्रक्स में सामान को डालते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। स्टोरेज, पैकेजिंग वगैरह मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कैसे होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब ये क्या पॉइंट है, इंडिया 3 मेजर तरीके से अपन इकोनॉमी के सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, मैंने उल्टा बोल दिया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आपके ये सब आते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, बी कीपिंग है। इसके अलावा जो आपका बेसिक फार्मलैंड है जहाँ से आप खाना बना रहे हैं, खाना पैदा कर रहे हैं, वो है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग और ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, आपके व्हाइट कॉलर और गोल्ड कॉलर जॉब्स आते हैं। ये पूरा का पूरा आपका सेक्टर सपोर्ट होना चाहिए, इस स्कीम का यही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसा नहीं है कि उन्हीं फार्मर्स को लिया जाएगा जो कि फार्मलैंड पे कोई क्रॉप उगा रहे हैं, कोई फ्रूट्स की या सब्जियों की या फिर ग्रेन्स की क्रॉप हो रही, सिर्फ वही नहीं है। हम चाहते हैं कि डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि इनको भी क्रेडिट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इनको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, इनको वाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जैसे पोल्ट्री है ना, या बी कीपिंग है, इनको क्या है, मेरे को कौन सा टेम्परेचर प्रोवाइड करना चाहिए अपने एनिमल को। ठीक है, पोल्ट्री का एग्जांपल लेते हैं अपन, तो किस टेम्परेचर में उनको होना चाहिए। एक स्टडी हुई थी, आई एम फॉरगेटिंग इट, उसमें क्या था कि आप अगर रॉक म्यूजिक प्ले करते हो ना, तो जो चिकन है वो, सॉरी, जो hen है वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्स देते हैं। ठीक है, अब वो कितना सही है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, बहुत साल पहले पढ़ा था मैंने, और इट्स स्टक विद मी, क्योंकि ये कितना इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा होता है तो अगर ये सच है तो ये जानकारी फाइनली उस फार्मर तक पहुंचनी चाहिए, उस पोल्ट्री फार्मर तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और उनको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कोई बीमारी हो जाती है तो कैसे जो बीमार hen हैं उनको सेग्रीगेट करें, अलग करें, क्या उनका इलाज होने वाला है, वेटनरी डॉक्टर्स कहाँ पर अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट कैसे उनको सपोर्ट करती है, सब कुछ जो है ना, जो भी इस बिजनेस से रिलेटेड है ना, वो इस स्कीम में कवर किया जाएगा। इसलिए एलाइड सेक्टर सपोर्ट भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, इंडिया को क्यों ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक तो हमें एग्री इनकम को बढ़ाना है और सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ाना है। एग्रीकल्चर से जो इनकम है, प्रधानमंत्री का क्या सपना है, जो भी फार्मर है हम उसकी इनकम को डबल करना चाहते हैं। वो कैसे डबल हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, उसमें से एक है, हम वन नेशन वन स्कीम का एक ऑप्शन है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, है नहीं वो, ठीक है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इससे पॉलिटिकल आपका जो एम है वो भी पूरा होता है। हम चाहते हैं कि कंट्री में यूनिटी बनी रहे, ये वाला पॉलिटिकल एम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ना हो, सेपरेटिज्म ना हो, ये सब कुछ अगर आप एक धरा में सब कुछ उतारें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन वन फ्लैग, जब ये आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की बात चल रही थी, तो इसका सबसे बड़ा एक वो आर्ग्यूमेंट जो था वो यही था कि एक देश में दो दो संविधान नहीं हो सकते, दो दो फ्लैग्स नहीं हो सकते, राइट।
और वो भी एट पार, बराबर के नहीं हो सकते, ठीक है ना। स्टेट्स को नीचे होना होता है, यूनियन ऊपर होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, आपका जो पॉलिटिकल पॉइंट है वो भी यहाँ पर निकलता है। वन नेशन वन स्कीम अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करता है, ठीक है। और इससे और भी अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो और स्कीम्स जो और इंडस्ट्रीज के लिए चल रही हैं उनको भी मर्ज करने का एक चांस हो सकता है। एग्रीकल्चर का जो सपोर्ट है वो इंडिया में 50% के आसपास की पॉपुलेशन को मिलता है। इंडिया की 50% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है तो एक्चुअली इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही है, यही होना है, तो कम से कम हम उनको कुछ बेटर पोजीशन पे ला सकें, वो एम यहाँ से पूरा होता है। फिर है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, क्या क्या कर सकती है, फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकती है, फूड सिक्योरिटी के इंश्योर कर सकती है, ठीक है। ज़्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो ज़्यादा क्रॉप्स पैदा होंगी, ज़्यादा क्रॉप्स पैदा होंगी तो हमारी जो खाद्य ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और सस्टेनेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ना आपका, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। आने वाले जो फ्यूचर में है उसकी फार्मिंग के लिए भी। अब ये टॉपिक्स एज इट इज़ आपके सिलेबस में से उठाए हैं मैंने, और ये टॉपिक्स इस स्कीम के सपोर्ट में आते हैं, ठीक है। आपका इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो, और ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका जीएस पेपर 1, 2, 3 जो भी है ना, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा आपका जो पेपर 4 है, मैं आरपीएससी एग्जाम की बात कर रही हूँ, आरएएस एग्जाम की बात कर रही हूँ, जो आपका पेपर 4 है ना, उसका 2 पार्ट होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। हिंदी और इंग्लिश, इसमें कई बार पैराग्राफ राइटिंग में, थीम एलैबोरेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। निबंध लिखने के लिए आता है हिंदी में। तो अगर मान लीजिए कि कृषि के ऊपर कोई पॉइंट आता है, या फिर फार्मर की इनकम डबल करने के लिए कोई पॉइंट आता है, या फिर कोई भी ऐसा आइडिया आता है जिसमें एग्रीकल्चर या फिर अलाइड सेक्टर से जुड़ी हुई कोई बात है, तो आप इस पॉइंट को, इस स्कीम को वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपका जो वर्ड लिमिट है उसको हेल्प मिल जाएगी। मान लेते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकते, पर आपने मेरा ये वीडियो देखा है और आपको याद है कि इस मैम ने क्या क्या बताया था, तो आप इस पॉइंट को डाल सकते हैं, तो आपका वर्ड लिमिट हेल्प करेगा। दूसरी, अगर आप ऐसा कोई पैराग्राफ राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, उसमें आप फैक्ट्स डालते हैं, तो जो आपके एग्जामिनर हैं वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बच्चे को काफ़ी करंट अफेयर्स की और अदरवाइज नॉलेज बहुत अच्छी है, तो पॉजिटिव मार्किंग करने के आपके चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश में ही लागू नहीं होता है, ये सब में लागू होता है ना। तो इसलिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कवर किया है। मैं आपके लिए 2 मल्टीपल चॉइस और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लाई हूँ। एमसीक्यूज ऑब्वियसली आपके प्री एग्जाम के लिए है, इसको अटेम्प्ट करो, करो नहीं बताऊँ, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज करना। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMDDKY अनाउंस्ड इन यूनियन बजट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अपन की कोई बात नहीं है, धन धान्य योजना है ना। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, कोई पढ़ाई की बात भी नहीं हो रही है यहाँ पे, किसी को फ्री सीड्स भी नहीं दिए जाएंगे, है ना। इसका आंसर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनको प्रमोट करना ही इसका काम है। समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द PMDDKY फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन अक्रॉस इंडिया। की फीचर बताने हैं आपको, है ना। इट टारगेट्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई क्रेडिट डिसबर्समेंट। अगर हाई होगा तो फिर हु केयर्स, ठीक है ना। हाई प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स तो हैं लेकिन हाई प्रोडक्टिविटी या फिर हाई क्रेडिट की बात नहीं हो रही है। इट मर्जेस 36 स्कीम्स फ्रॉम 11 मिनिस्ट्रीज, जी बिल्कुल सही बात है, और 24,000 करोड़ पर ईयर का बजट है, बिल्कुल सही बात है, इसको होल्ड करते हैं। सब्सिडीज मिलेंगी क्या? सब्सिडीज नहीं मिल रही हैं। और सिंगल नेशनल कमेटी, कोई ऐसी कोई कमेटी बनाई जा रही है? नहीं, 3 टियर कमिटीज बन रही हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, है ना। डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री धन धान्य समिति बन रही है, समितियों में प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी नहीं बनता आपका, ये आंसर सही हो गया। समझ में आ गया? और जी हाँ, इतने आसान आते हैं। ये आसान क्यों हो गया? क्योंकि मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको सारा याद हो गया, है ना। ऐसे ही पढ़ना होता है, स्कीम्स को ऐसे ही लर्न करना है आपको। ये 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स का डिस्क्रिप्टिव बनेगा और ये आपका ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स का बनेगा, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं 10 मार्क्स का है और ये 15 मार्क्स का है। ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी ऑफ PMDDKY, हाउ कैन दिस स्कीम एड्रेस। अच्छा, इसमें आपको बताने हैं ऑब्जेक्टिव्स, क्यों लेकर आई है सरकार ये, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएँ वो इंडियन फार्मिंग सेक्टर में, उसके लिए ये सब आपको पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। उसके बाद में हाउ कैन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है ना।
ठीक है। और हाउ कैन दिस स्कीम एड्रेस द एग्रीकल्चरल चैलेंजेस फेस्ड बाय राजस्थान पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ लो प्रोडक्टिविटी एंड वाटर स्केसिटी। अब यहाँ पर क्रॉप साइकिल वाली बात आपको बतानी है। राजस्थान का पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया गया है, तो राजस्थान के पर्टिकुलर माइंडसेट को लेकर आपको बताना है। यहाँ पर पानी की कमी है, तो पानी का जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इरीगेशन वाला जो पॉइंट है स्कीम का, उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। और क्योंकि इरीगेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पे राजस्थान में, तो फिर आपको क्या करना है, क्रॉप रोटेशन की बात करनी है। जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं उनको नहीं उगाना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको फार्मर तक पहुंचानी है। ठीक है, ये सब बातें आपको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। जस्ट बिकॉज ये वर्ड मेंशन हो गया तो अब आपका 50% आंसर इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएमडीडीकेवाई इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्यों करना है? हम पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको कम से कम यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली जाके सॉइल को पॉइजन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कैंसर केसेस आ रहे हैं, है ना, तो उसका माना जाता है कि बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। इसके बाद में क्या होता है, जो वाटर टेबल होती है ये पर्कुलेट करके वाटर टेबल तक चले जाते हैं। तो जब आप उस पानी को यूज़ कर रहे हैं हाउस होल्ड चीज़ों के लिए, तो फिर आप एक तरह से फर्टिलाइजर वाला जो पानी है ना, जो केमिकल्स वाला पानी है, उसको यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर एनीवन। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है। क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस इन इट्स इंप्लीमेंटेशन। अब इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो यील्ड होती है पर हेक्टेयर वो इतनी हाई नहीं होती है जितनी अपन HYV सीड्स वगैरह को इनको यूज़ करके यील्ड पाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज़, इसी चैलेंज को अपन थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए हमें बहुत ज़्यादा यील्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन चाहिए। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चलेंगे तो हम जो हम इंपोर्ट कम करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। और स्कीम का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसके ऊपर आपको फोकस देना है। लो क्रेडिट फैसिलिटीज़ कहीं पर अवेलेबल हैं, लो क्रॉप यील्ड जो है वो प्रॉब्लम है। इसको सेलेक्ट, ये तरीका है सेलेक्ट करने का डिस्ट्रिक्ट को, क्या ये तरीका सही है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, क्या ये तरीका सही है, क्या ये तरीका इनफ है ये बताने के लिए कि क्या उस स्टेट की जो एग्रीकल्चर साइकिल है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये डिसाइड करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने ये फैसला सही लिया है, आपको ये चीज़ बतानी है। और जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कौन से, ये कहाँ गया, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, ये वाली, ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। मंथली चेक किया जाएगा प्रोग्रेस को, है ना। ये वाली कोऑर्डिनेशन जो मैकेनिज्म है, क्या ये इनफ है, क्या ये अच्छा है, ये बताना है आपको। इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है और वो थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्टिव है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनते हैं। ओके, आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई हो। ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इस स्कीम को घोंट के पी जाना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके आते हैं अब अपन। ओके, चलो मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। सी या।